कभी इंसान इतना विवेकहीन हो जाता है कि उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता। ऐसी स्थिति तब अधिक हो जाती है जब वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करके दूसरों की कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है। इसी पर आधारित एक सच्ची घटना आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, जब एक व्यक्ति दूसरों के कहने में आकर अपनी नवजात बेटी को जिंदा दफनाने की कोशिश करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं यतेंद्र तिवारी। जनवरी 2014 को मुरादाबाद जिले के गुरेठा गांव में दो व्यक्ति पहुंचे। उनमें से एक की गोद में एक बच्चा था। वह बोला, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज में मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। बच्ची मर गई, अब इसे दफनाना है। दफनाने के लिए हमें फावड़ा चाहिए, हमें शमशान बता दो, इस बच्ची को हम वहां दफना देंगे। ऐसे दुख में लोग हर तरह से सहयोग करने की कोशिश करते हैं, इसलिए फावड़ा आदि लेकर के गांव के कई लोग उन दोनों के साथ गांव के पास ही बहने वाली गांगन नदी की ओर चल दिए। गांव का एक आदमी दुकान से बच्ची के लिए कफन भी खरीद लाया। गांगन नदी के आसपास के गांव के लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार नदी के किनारे स्थित शमशान में करते थे, इसलिए वे भी बच्ची को कफन में लपेटकर नदी की तरफ चल दिए। नदी किनारे पहुंचकर गांव के एक आदमी ने बच्ची की लाश को दफनाने के लिए एक गड्ढा भी खोद दिया। वह उसे दफनाने ही वाले थे कि उसी समय बच्ची रोने लगी थी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि उस बच्ची को तो उन दोनों लोगों ने मरा हुआ बताया था। बच्ची के जीवित होने पर उसके पिता और साथ आए युवक को खुश होना चाहिए था, लेकिन वे उसको देख करके घबरा रहे थे। उनके चेहरे देखकर गांव वालों को भी शक हो गया था। वे समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। लिहाजा उन्होंने दोनों को घेर लिया और हकीकत जानने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे यही कहते रहे कि डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया है, यानी कि डॉक्टर ने बच्ची को मृत बताया था। इसके बाद ही तो वे उसे दफनाने के लिए आए थे। ये बात गांव के लोगों को गले नहीं उतर रही थी। शोर शराबा सुनकर के आसपास खेतों में काम करने वाले लोग भी वहां पहुंच गए और भीड़ बढ़ती देख करके वे दोनों वहां से भागने का मौका ढूंढने लगे। लोगों ने उन्हें दबोच लिया और उसी समय पाकवाड़ा थाने में उनके खिलाफ फोन भी कर दिया। सूचना पाकर के थाना प्रभारी तेजेंद्र यादव सब इंस्पेक्टर साहब सिंह के साथ शमशान घाट पहुंचे। उन्होंने दोनों लोगों से पूछताछ की तो एक ने अपना नाम राजेश और दूसरे ने दिनेश बताया। उन्होंने जब बच्ची को रोते देखा तो वह जीवित थी और वह 5-6 दिनों की लग रही थी, कि जैसे 5-6 दिन हुए हों। पता चला कि वह राजेश की बेटी है और दूसरा युवक उसका साला है और पास में ही तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज था। पुलिस ने बच्ची को बिना देर किए ही मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जिससे उसकी जान बच सके। डॉक्टरों ने जब बच्ची को देखा तो वे चौंक गए, क्योंकि वह बच्ची वहीं पैदा हुई थी और उसकी मां उस समय वहीं एडमिट थी। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि बच्ची को उसका पिता राजेश जीवित अवस्था में ही लेकर के गया था और उसके मरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मामला गंभीर लग रहा था, इसलिए थाना प्रभारी ने यह सूचना नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र यादव को दे दी। उधर डॉक्टरों ने भी बच्ची को आईसीयू में भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया। नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र भी थाना पाकवाड़ा पहुंच गए। थाना प्रभारी ने उनके सामने राजेश से सब पूछताछ की तो बच्ची को जिंदा दफन करने की एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। राजेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के हाफिजगंज का रहने वाला था। वह मोटर मैकेनिक का काम करता था और पिता राम भरोसे को जब लगा कि राजेश अपना घर चलाने लायक हो गया है तो उन्होंने बरेली के ही नवाबगंज में रहने वाले मुक्ता प्रसाद की बेटी सुनीता से उसकी शादी कर दी थी। शादी हो जाने के बाद राजेश के खर्चे बढ़ गए थे, इसलिए राजेश कहीं दूसरी जगह अपने लिए नौकरी ढूंढने लगा। इसी दौरान उत्तरांचल के रुद्रपुर शहर स्थित एक फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग गई। उस फैक्ट्री में बाइकों की चेन बनती थी।
कुछ दिनों के बाद राजेश की पत्नी सुनीता को भी राजेश अपनी पत्नी सुनीता को भी रुद्रपुर ले गया और वहां हंसी खुशी के साथ उनका जीवन चल रहा था। इसी दौरान सुनीता गर्भवती हो गई और इससे पति पत्नी दोनों ही खुश थे। पहली बार मां बनने पर महिला को कितनी खुशी होती है, इस बात को सुनीता भली भांति महसूस भी कर रही थी। राजेश भी सुनीता को ठीक से देखभाल कर रहा था और सुनीता को 7 महीने भी चढ़ गए थे। अब सुनीता को कुछ परेशानी होने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी सुनीता को कुछ एहतियात यानी सावधानी बरतने की हिदायत दे रखी थी। और सावधानी बरतने के बाद भी अचानक एक दिन सुनीता को प्रसव पीड़ा हुई। जिस डॉक्टर से सुनीता का इलाज चल रहा था, डॉक्टर यानी राजेश अपनी पत्नी को लेकर तुरंत उसी डॉक्टर के पास ले गया। सुनीता का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताई, क्योंकि सुनीता के पेट में 7 महीने का बच्चा था। यदि यह 8 का हो जाता या 8 से ऊपर हो जाता तो डिलीवरी नहीं कराई जा सकती थी। ऐसी हालत में सुनीता को किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम में ले जाना जरूरी था। रुद्रपुर में कई नर्सिंग होम ऐसे थे जहां सुनीता को ले जाया जा सकता था, लेकिन वे महंगे होने की वजह से राजेश के बजट से बाहर थे। लिहाजा वह पत्नी को लेकर के मुरादाबाद आ गया। उसे तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। वहां 4 जनवरी 2014 को सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची 7 महीने में पैदा हुई थी, इसलिए वह बेहद कमज़ोर थी। उसे इंक्यूबेटर में रखा जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो इंक्यूबेटर थे उनमें पहले से ही दूसरे बच्चे रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर विपिन कुमार जैन ने राजेश को सलाह दी कि वह अपनी बच्ची को किसी अन्य नर्सिंग होम या अस्पताल या फिर दिल्ली लेकर के चला जाए, क्योंकि बच्ची की हालत फिलहाल ठीक नहीं है। उधर इतनी कमज़ोर बच्ची को देखकर वार्ड में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने राजेश के मुंह पर ही कह दिया कि ये बच्ची बचेगी नहीं, और यदि बच भी गई तो पूरी जिंदगी अपंग रहेगी। लेकिन राजेश ने उन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बेटी की जान बचाने के लिए राजेश उसे लेकर के मुरादाबाद के एक साईं अस्पताल में पहुंचा था। राजेश के साथ उसका साला दिनेश भी था। साईं अस्पताल में बच्ची को भर्ती करने से पहले 10,000 रुपये जमा करने के लिए कहा गया, और उसके पास उस समय इतने रुपए नहीं थे। राजेश ने अस्पताल कर्मियों से कहा कि वह पैसे बाद में जमा करा देगा, पहले बेटी का इलाज तो शुरू करो। लेकिन उसके अनुरोध को वहाँ किसी ने नहीं सुना, यानी सब ने अनसुना कर दिया। राजेश बेटी को हर हाल में बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपने कई सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को फ़ोन करके अपनी स्थिति बताई और उनसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता करने के बजाय कोई ना कोई बहाना बना दिया। राजेश बहुत परेशान हो गया। ऐसी हालत में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चारों ओर से हताश हो चुके राजेश के कानों में तीमारदारों के शब्द गूंज रहे थे कि बच्ची जिंदा नहीं बचेगी, और अगर बच भी गई तो विकलांग रहेगी। निराशा और हताशा के दौर से गुजर रहे राजेश ने सोचा कि जब बच्ची पूरी जिंदगी विकलांग बनी रहेगी तो इसकी जान बचाने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो यही है कि इसको मार दिया जाए। इसके अलावा उसके मन में एक बात ये घूम रही थी कि यदि बच्ची नहीं मरी तो उसकी वजह से पूरी ज़िंदगी वो खुद भी परेशान रहेगा। लिहाजा उसने बेटी को ख़त्म करने की सोची। इस बारे में उसने अपने साले दिनेश से बात की तो उसने भी जीजाजी की हाँ में हाँ मिलाते हुए 6 दिन की बच्ची को ख़त्म करने के लिए ही कहा। दोनों ने बच्ची को मारने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अपने हाथों से दोनों में से किसी की भी उसका गला दबाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। फिर उन्होंने तय किया कि बच्ची को जिंदा ही गड्ढे में दफना देंगे, और जब सुनीता पूछेगी तो कह देंगे कि बच्ची की मौत हो गई थी, उसे दफना आए हैं। गड्ढा खोदने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए वो फावड़ा मांगने के लिए गुरेठा गांव के लोगों के पास पहुँचे। ऐसी हालत में
ऐसी हालत में गांव वालों ने उनकी सहायता करना मुनासिब समझा और उनके साथ गांगन नदी के किनारे उस जगह पर पहुंच गए जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। उसकी नन्ही सी जान की आंखें ठीक से खुली भी नहीं थीं। दुनियादारी से तो उसे कोई मतलब भी नहीं था। माँ की गोद से पिता के मजबूत हाथों में वह इसलिए आई थी कि वह उसका इलाज कराएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि कन्यादान करने वाले हाथ ही उसे जिंदा दफनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही उसे गड्ढे में ठंडी रेत पर लेटाया गया, वह हाथ पैर चलाने लगी, जोर जोर से रोने लगी, जैसे वह रोते रोते अपने जन्मदाता यानी अपने पिता से पूछ रही हो कि मेरा आखिर कसूर क्या है, मुझे मत मारो, एक दिन में मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगी और घर में उजियारा फैलाऊंगी। लेकिन उस समय पिता की संवेदनशीलता नदारद हो चुकी थी। अचानक बच्ची की आवाज़ सुनकर राजेश और दिनेश घबरा गए। वे सोचने लगे कि काश ये 2 मिनट और न रोती तो हम इसको दफना देते। बहरहाल उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले चौंक गए और उन्होंने पुलिस बुला ली। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है और पुलिस ने उस बच्ची को तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में के जो मेडिकल कॉलेज है उस कॉलेज में भर्ती करवा दिया था। वहाँ उसे इनक्यूबेटर में रख दिया गया था। उसकी हालत में भी कुछ सुधार होने लगा था। उधर सुनीता को इस बात का जब पता चला कि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया उसकी हत्या की कोशिश करने वाला उसका पति और उसका भाई जेल में है। इलाके के लोगों को जब एक पिता के यमराज बनने की जानकारी हुई तो लोग बच्ची की लंबी उम्र के लिए दुआएं करने लगे। बच्ची के इलाज के लिए कई लोगों ने अस्पताल में पैसे भी जमा कराए, लेकिन 1 सप्ताह के बाद ही उस बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। वैसे यहाँ एक बात बताना ये ज़रूरी है कि राजेश की नीयत बेटी की हत्या करने की नहीं थी, बल्कि वह तो उसकी सुरक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज लाया था और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के कहने पर वह बेटी को लेकर के कई अस्पतालों में भी घूमा था। उसकी मजबूरी ये थी कि इलाज के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे और जिन संबंधियों और रिश्तेदारों से उसने मदद की गुहार लगाई थी उन्होंने मुंह मोड़ लिया, जिससे वो निराश हो गया, हताश हो चुका था। अस्पताल के वार्ड में मरीजों के तीमारदारों ने बच्ची के बारे में गलत धारणाएं राजेश के मन में भर दी थीं। इन्हीं धारणाओं ने उसे यमराज बनने के लिए मजबूर कर दिया। इन्हीं बातों ने उसकी संवेदनशीलता को हर लिया था। कहते हैं कि माँ का दूसरा रूप मामा होता है, लेकिन उस समय दिनेश का दिल भी नहीं पसीजा था। वह भी कंस मामा बन गया था उस बच्ची के लिए। पिता से यमराज बनने के हालात राजेश के सामने चाहे जो भी रहे हों, लेकिन इसमें अकेला वो दोषी नहीं है। इसमें दोष उन लोगों का भी है जिन्होंने उसे इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया। वह इतना संवेदनहीन हो गया था कि जीवित बेटी को कब्र में रखते समय उसके हाथ तक नहीं कांपे। बेटियों पर खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बेटे की चाहत में तमाम लोग उन्हें कोख में ही खत्म कर देते हैं। ये जो कहानी हमने आपको सुनाई है, ये पूरी पुलिस सूत्रों के आधार पर ये कहानी आपको हमने बताई है। और हम भले ही अब 21वीं सदी में पहुंचने की बात कर रहे हों, लेकिन सोच अभी वही पुरानी है। तभी तो भ्रूण हत्याओं में कमी नहीं आ रही है। इसका एक उदाहरण ये है कि जहां सन 1990 में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में 906 महिलाएं थीं, सन 2005 में इतने ही पुरुषों के अनुपात में केवल 836 महिलाएं रह गई हैं। बात 2014 की करें तो अब तक आंकड़ा 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियों का है। कह सकते हैं कि लोगों में काफ़ी हद तक जागृति आई है और भ्रूण हत्याओं का ग्राफ जो है गिरा है। यह खुशी की बात है, लेकिन इस मामले को देखकर लगता है कि हमें अभी भी पुरुष की सोच को बदलने की ज़रूरत है। ये घटना सिर्फ मुरादाबाद की नहीं, बल्कि आपके आसपास भी ऐसी तमाम घटनाएं घटित हो सकती हैं या हो रही होंगी।
आपके आसपास भी यदि क्राइम की कोई ऐसी घटना आपके संज्ञान में आ रही हो तो उसे पुलिस को सूचित करें, जिससे समय रहते उस घटना को रोका जा सके। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची कहानी को लेकर। आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें और जीवन के हर छोटे बड़े फैसले खूब सोच समझ कर करें। जय हिंद।